हे एवरीवन नाउ जो हम आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से काफ़ी मेल खाता है। जो हमारा फॉस्फोराइलेशन फोटोलाइसिस हम लोगों ने चैप्टर 13 में पढ़ा, वहाँ से ये लिंक्ड अप है थोड़ा थोड़ा। तो इसको समझते हैं। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड द ईटीएस। वो पाथवे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर को पास की जाते हैं, दूसरे से तीसरे को, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो इलेक्ट्रॉन, जो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स आर पासेस, जो इलेक्ट्रॉन ये पास किए जाते हैं, क्यों पास किए जाते हैं, क्या इनका पर्पस है, उससे बेसिकली क्या जो हमारा टू रिलीज द एंड यूटिलाइज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन NADH2 एंड FADH2। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन पास किए जाते हैं वो इस कार्य के लिए कि जो NADH2 और FADH2 की फॉर्म में जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसको हम रिलीज कर सकें और यूटिलाइज कर सकें इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये जो प्रोसेस है बेसिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ये हम लोग जो पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक ETS का, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं। और क्रेब्स साइकिल के बाद जो है ये क्वेश्चन जितने भी ये होंगे, पहले क्रेब्स साइकिल होगी हमारी, क्रेब्स साइकिल के बाद होंगे ये, ठीक है। जो हमारा ETS है वो क्रेब्स साइकिल के बाद फॉर्म करेगा, बिकॉज क्रेब्स साइकिल के दौरान जो NADH2 और FADH2 हमारे प्रोड्यूस हुए हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास ऑन होंगे ETS में, ठीक है। तो पहले क्रेब्स साइकिल होगी, फिर ETS सिस्टम होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का, और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP कॉम्प्लेक्स 5 से शुरू होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा जो ETS सिस्टम है उसका डायग्राम शो किया हुआ है कि किस तरह से जो NADH2 है वो एनर्जी फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हमारा है इनर मेम्ब्रेनल स्पेस। बेसिकली इनर मेम्ब्रेनल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो डिफरेंस है, जो स्पेस है, उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेनल स्पेस। ओके, बेसिकली अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। हम लोगों ने ये पढ़ा था अभी तक कि क्रेब्स साइकिल में जो NADH2 और FADH2 फॉर्म्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो NADH2 जो फॉर्म्ड हुए मैट्रिक्स में वो क्रेब्स साइकिल के दौरान, उसमें से जब वो रिड्यूस हुए तो उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स मिले, और जो NADH2 है वो कन्वर्ट किस में हो गया, NAD+ में, जो कि फिर किसी कोएंजाइम और पायरुविक एसिड से जुड़ के फिर NADH2 फॉर्म करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म करेगा, वो अलग बात है। वो हमारी क्रेब्स साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमें बेसिकली अब काम है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से पास कर दिए जाते हैं, यहाँ से पास हुए कॉम्प्लेक्स 1 को, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स 1 को पास हुए FMN को, फिर यहाँ से पास हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, ये अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे पास हुए, तो पास जब वो डाउन द ग्रेडियंट जाते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ जैसे ही मुड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एक एनर्जी वो ऑब्टेन कर लेते हैं, और जो ये एनर्जी ऑब्टेन होती है डाउन द ग्रेडियंट, ये यूटिलाइज की जाती है यहाँ पे जो हायर कंसंट्रेशन जो H+ की है उनको यहाँ तक पंप करने के लिए, ठीक है। तो फिर जब डाउन द ग्रेडियंट ये गए तो यहाँ से इतनी एनर्जी इनको मिल गई कि यहाँ पे जो 2H+ है वो पंप होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में। चीज ही समझ में आई। फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पास होते रहते हैं, फिर यहाँ पे पास हुए सेकेंड कॉम्प्लेक्स से, फिर यहाँ पे रिड्यूस होके H2 बन गए। फिर यहाँ पे जब डाउन द ग्रेडियंट फिर वो पास होंगे, फिर पास होके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे हैं, फिर इतनी इनको सफिशिएंट एनर्जी, फिर इनको डाउन द ग्रेडियंट इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये जो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है यहाँ इन मैट्रिक्स के H+ 2H+ को यहाँ पे पंप करने के लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही ये आगे थर्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे जो कि हमारा साइटोक्रोम B है, फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स से फिर नीचे, फिर यहाँ पे फिर जाएंगे साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। जब वो दोबारा फिर डाउन द ग्रेडियंट गए तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी मिली हमें, वो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कहाँ करेंगे, यहाँ से H+ को उठाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे पंप
यहाँ पे H प्लस हमारा आ गया, ठीक है। तो 3 बार हुआ इसी तरह से। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C फिर साइटोक्रोम A3 तक, ये 4th कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से पास हुए। अब बेसिकली एक चीज हम लोगों ने देखी कि NADH2 के दौरान 3 बार यूटिलाइज हुई एनर्जी हमारी, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। फिर अब जो ये हमारे 4th कॉम्प्लेक्सेस तक पास हो गए, अब बेसिकली अब यहाँ पे पहले यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन थी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन थी हमारी H प्लस की। अब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे पहले हायर कंसंट्रेशन थी जब यहाँ पे, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी। अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गई है तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन जब यहाँ पे है तो हम लोगों का क्या मेथड होता है कि जो H प्लस है ये दोबारा लो कंसंट्रेशन में आ जाए। तो उसको पास करने के लिए बेसिकली 5th कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो है हमारा ATPase, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये जो H प्लस है इसके पास अब बेसिकली बहुत सफिशिएंट हाई एनर्जी है, तो एनर्जी लेके यहाँ पे पास हो रहा है। बेसिकली जो ATPase हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा ये ATPase है। इसके 2 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे चैप्टर नंबर 13 में कि F0 होता है, एक F1 होता है। F0 इनर साइड पे, F1 साइटोप्लाज्म साइड पे, सेम एज वही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, F0 तक जब हमारा 2H प्लस आया तो यहाँ पे रुक गया। अब F1 बेसिकली हमारा कौन सा है, ATPase एंजाइम है, जो कि क्या करता है, ADP एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ और आयनोर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होता है और प्रोड्यूस करता है ATP। अब हमें ATP मिल गया और ये जो है H प्लस हमारा इधर फॉर्म हो गया, मतलब एक ATP हमें इस दौरान मिला, सेम एज यहाँ पे जब H प्लस जो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा तो दूसरा ATP मिलेगा, सेम एज यहाँ पे 3 ATP मिलेंगे हमें। इसी तरह इसी वजह से NADH2 जो है कहा गया है NCERT में कि 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड करता है। ये समझ में आया। अब NADH2 का तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन FADH2 भी क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुआ था। तो जो FADH2 है वो कहाँ पे एंटर करता है, ये देखिए FADH2 जो बेसिकली है वो भी सेम एज क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2H प्लस, आगे FAD प्लस, ठीक है। ये जो FADH2 है ये कहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पर इस साइकिल में, ठीक है। अगर NADH2 का फॉर्मेशन है तो NADH2 चल रहा है तो 3 ATP प्रोड्यूस। अब अगर FADH2 जो है वो यूबिक्विनॉन में प्रेजेंट करता है तो ये ऊपर वाले स्टेप्स हट जाएंगे और ये इस तरह से चलेगा। फिर क्या होगा, यूबिक्विनॉन में एंटर किया, यूबिक्विनॉन से UQH2 में गया, फिर यहाँ पे क्या नाम है डाउन द ग्रेडियंट किया, तो डाउन द ग्रेडियंट जब गया ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या हुआ, एनर्जी मिल गई इसको। इसने यूटिलाइज एनर्जी किस फॉर्म में की, H2 को यहाँ से 2H प्लस को यहाँ से लेकर यहाँ वो पंप करने में, ठीक है। फिर सेम एज ऐसी साइकिल चलती जाएगी, साइकिल जो हमारे यहाँ पे गया तो फिर डाउन द ग्रेडियंट, फिर एनर्जी यूटिलाइज की, यहाँ से इसको पंप किया H प्लस को यहाँ तक। फिर साइटोक्रोम A और 3 जो है हमारा ये ये जो है लास्ट कैरियर है हमारा जो एक्सेप्ट करता है। फिर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जब पहुंच गया, अब यहाँ से बाहर भी तो जाएगा, तो क्या होगा कि जो F1SO2 जो यहाँ पे पहले से मैट्रिक्स में मौजूद है वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होगी, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, प्लस जो यहाँ पे 2H प्लस है उसके साथ अटैच होगी तो क्या फॉर्म करेगी, H2O। ये हमारा क्या है, मेटाबॉलिक वाटर। ये समझ में आया। अब एक चीज और, ये बेसिकली फोटोलाइसिस के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है, सॉरी फोटोलाइसिस नहीं, फोटोफॉस्फोराइलेशन के से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो था वो किस तरह से हुआ था, ओके, जो फॉस्फोराइलेशन था उसमें जो लाइट एनर्जी थी वो यूज की जाती थी प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने में, लेकिन जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है यूज किया जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट एटमॉस्फेयर को डेवलप करने में। ये चीज आपको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट एनर्जी यूज हो रही थी फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने में, जिसकी वजह से जो कैसे लाइट एनर्जी यूज हो रही थी, लाइट एनर्जी P680 पे पड़ी, मतलब फोटो सिस्टम 2 पे, फिर वहां से जो इलेक्ट्रॉन पास हुआ आगे, इस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ था। केमियोस्मैटिक हाइपोथेसिस का जो फर्स्ट है फॉस्फोराइलेशन वाला। जो रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, बेसिकली यहाँ से ऑक्सीडाइज हुआ, इसको जब इलेक्ट्रॉन लीव करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर रिड्यूस हो जाता है H2। तो इसमें जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है ये पूरे उसमें, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट के ऊपर, विच विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।